Hello, good evening, partners and clients. Very warm welcome to all of you in this session. Uh, आज हमारा जो सेशन है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है इंडियन एक्विटी मार्केट्स के ऊपर कि इंडियन एक्विटी मार्केट्स के अंदर आप पैसा कैसे बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। और हमारे स्पीकर इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े वेटरन हैं, राइट। आदित्य बिरला एएमसी से आज हमारे साथ मिस्टर विनोद भाट जुड़े हैं, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आदित्य बिरला एएमसी में और नॉलेज मैनेजमेंट के हेड हैं, राइट। आदित्य बिरला में ये जुलाई 2018 से जुड़े हुए हैं आदित्य बिरला एएमसी में, और उससे पहले भी इनके कॉरपोरेट स्टिंट्स रहे हैं। इससे पहले ये क्रेडिट स्विस में काम कर चुके हैं, ओशियन पार्क एडवाइजर्स इन यूएसए वहाँ पे काम कर चुके हैं। बाय एजुकेशन ही इज़ अ सीएफए एंड इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमएस किया है फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, एंड बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो मेरे प्लीज लेट्स वेलकम मिस्टर विनोद भाट। और ये अपना आज बहुत अच्छे इंसाइट्स देंगे हमें इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर और कैसे पैसा बनाया जा सकता है। सो ओवर टू यू विनोद सर। Yeah. Thank you, Chunati ji. Good evening, everybody. Thanks for being with us for this session today. तो जैसे चुनौती जी ने कहा, आज का टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो मैं शुरुआत में जैसे अपना प्रेजेंटेशन अभी शेयर करता हूँ और एक आधा घंटा हम मतलब मैं प्रेजेंट करूँगा और फिर बाद में हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो हमें इंडिया का ग्रोथ स्टोरी क्यों इतना कन्विंसिंग लगता है, क्यों हमें इंडिया में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैसे हमें इस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी से। तो आपको पता होगा कि अभी इंडिया का अगर हम जीडीपी देखें तो यूएस डॉलर 3 ट्रिलियन हो गया है। अगर ये चार्ट आप देखते हैं तो पिछले 30 सालों में बहुत ही बढ़िया इंडिया का ग्रोथ हुआ है। और अभी वर्ल्ड में 4 कंट्रीज हैं जिनका 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा जीडीपी है। एक तो यूएस है, चाइना है, जापान है और अभी इंडिया में उसमें जुड़ गया है। और अगर हम देखते हैं कि ऐसे कितने कंट्रीज है जिनका 5 ट्रिलियन यूएसडी जीडीपी है, तो सिर्फ 3 देश है, यूएस, चाइना और जापान, राइट। और इंडिया ऑलरेडी अभी 3 ट्रिलियन हो गया है। तो सवाल यही है कि हम कितनी जल्दी 5 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। और एक बात कि जैसे इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हुआ है, वैसे ही इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब इंडिया में जितने भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम एडअप करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है। और ये भी बहुत एक समझने वाली बात है कि क्या होता है, जैसे जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2000 है, राइट। तो जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ती है, उसकी वजह से फिर कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, उससे जॉब्स जनरेट होते हैं, वापस फिर लोगों का इनकम बढ़ता है और वापस वो कंज्यूम करते हैं। तो ये एक साइकिल रहता है और ये हम देख रहे हैं कि इंडिया में अभी ये साइकिल बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। तो एक सवाल सभी इन्वेस्टर्स के मन में रहता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि अपनी इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है और स्टॉक मार्केट ने भी अभी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। क्या ऑलरेडी अभी हम पीक पे है मार्केट के, क्या यहाँ से करेक्शन हो सकता है। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने क्या देखा कि अगर हम पिछले मार्केट पीक्स देखते हैं 2000 और 2007 साल में और आज के मार्केट पीक से कंपेयर करते हैं, तो अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स देखते हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, तो कंपैरिजन कैसे दिखता है। तो ये टेबल जो है लेफ्ट में, उसमें आपको दिखेगा कि जैसे 2000 और 2007 साल में जब अपना मार्केट पीक आउट हुआ था, तभी अपना जो जीडीपी ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 to 9.5% रेंज में था। और उसके कंपैरिजन में अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ एवरेज पिछले 3 साल का सिर्फ 1% है। इसका ये मतलब है कि अभी हम अपनी इकोनॉमी बॉटम से बाहर आ रही है और अभी हम रिकवरी या एक्सपेंशन जोन में रहने वाले हैं अगले 3 से 5 साल। तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि 2000-2007 साल में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 6-7% से ऊपर था, और सीपीआई इन्फ्लेशन 9-10% था, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 8-10% थे। उसके कंपैरिजन में आज इन्फ्लेशन बहुत मैनेजेबल है, अपना सीपीआई इन्फ्लेशन सिर्फ अराउंड 5.5% है,
और इंटरेस्ट रेट्स भी अराउंड 6.3% है। सो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कंट्रोल में है। और लास्टली हम लोग देखते हैं कि ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी जो हम देखते हैं, मतलब इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है लेकिन कंपनी के प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, तो वो भी पहले जैसे बहुत बड़े अच्छे थे, मतलब 7.5-8% वो रेशियो था, लेकिन अभी वो सिर्फ 2-2.5% है, मतलब वो भी एक बॉटम पे है और अभी रिकवर हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि अपनी इकोनॉमी अपनी कंपनीज का प्रॉफिट अभी बॉटम से बाहर निकल के इंप्रूवमेंट जोन में आ रहा है, मतलब रिकवरी जोन में आ रहा है, और अगले 3 से 5 साल ये अच्छा ही रहेगा। और अगर हम इंडिया को दूसरे कंट्री से भी कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, या दूसरे एमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो उस कंपैरिजन में भी इंडिया बहुत अच्छा दिखता है। तो जैसे यूएस में अभी क्या हो रहा है कि उनका जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी पीक पे है और वो आगे स्लो डाउन होने वाला है। उसके कंपैरिजन में इंडिया, जैसे मैंने कहा, भी रिकवरी फेज में आ रहा है। यूएस में फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि कल उनका जो सीपीआई नंबर आया था 6.8%, वो पिछले 50 साल 60 साल में सबसे ज्यादा आया है। उसके कंपैरिजन में इंडिया में ये बहुत कंट्रोल में है। इंटरेस्ट रेट्स भी वहाँ पे 0% पे चल रहे हैं और आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, हालांकि अपने इंटरेस्ट रेट्स मॉडरेट रेंज में चल रहे हैं। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आगे कम हो सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में कम है और आगे ज़्यादा हो सकते हैं। तो एसेंशियली इंडिया मतलब अपने हिस्टोरिकल कंपैरिजन में भी अभी अच्छा लग रहा है, और दूसरे कंट्री से भी अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि अपना ग्रोथ दूसरे कंट्री से ज़्यादा रहेगा। तो अपनी इकोनॉमी जो रहती है वो 3 फैक्टर से चलती है, जैसे आपको पता रहेगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। चलिए देखते हैं ये तीनों जो हम ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं वो कैसे लगते हैं। तो कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल में आपको पता ही रहेगा कि बहुत कंपनीज का थोड़ा लॉस हो रहा था। उनका काफी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ कम किए थे, या इनकम भी कम हुआ था लोगों का। लेकिन पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि वापस कंपनीज ने हायरिंग चालू की है और लोगों का इनकम भी बढ़ना चालू हुआ है। लेकिन इसमें एक समझने की बात है कि जो बड़े कंपनीज है उनको अभी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको पता ही होगा कि कोविड की वजह से जो हम एमएसएमई बोलते हैं, मतलब स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, एग्जांपल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब एंटरटेनमेंट, ये सब सेक्टर्स है, उनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो वहां पे अभी भी लोगों का जॉब्स वापस नहीं आया, इनकम वापस नहीं आया। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वहां पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा है, वो ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं और उनके एम्प्लॉइज का इनकम भी बढ़ना चालू हुआ है। मतलब ऑर्गेनाइज जो बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर जो है, उनको बेनिफिट हुआ है, और इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा कोविड की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन हम अगले अगर 5 से 10 साल की बात करते हैं तो इंडिया में कंजम्पशन का बहुत बड़ा बूम होने वाला है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, लेफ्ट में ऐसा अंदाजा है कि जो एवरेज एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन है इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 1 लाख पर ईयर है, वो 2030 तक ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, मतलब 2 लाख पर ईयर हो सकता है। और उसमें मेनली जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जो हम बोलते हैं, वो एक अभी 25% उसका शेयर है टोटल कंजम्पशन में, वो 2030 तक ऑलमोस्ट 40% हो सकता है। तो ऐसे क्यों हो सकता है? तो एक तो देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन आप जानते ही है, बहुत यंग पॉपुलेशन है, और ये जो यंगर जनरेशन है उनको सभी ब्रांड्स के बारे में पता है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, और वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। और अगले 5 से 10 साल में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, या अपैरल, फुटवेयर, ज्वेलरी हो गया, उसमें कंजम्पशन बढ़ सकता है। और अभी बहुत सारी लेडीज भी वर्कफोर्स में आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे बाहर खाना खाना या पैकेज गुड्स कंजम्पशन वो भी ज़्यादा हो रहा है। अपने घरों में भी हम देखते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम ज़्यादा उस पर खर्चा करते हैं, जैसे मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, वॉशिंग मशीन, एसी, सब पे अभी काफी लोग खर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा अंदाजा है कि कंजम्पशन अगले 5-10 साल में बहुत अच्छा इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकता है। फिर दूसरा जो हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मेनली फॉर एग्जांपल रिटेल, एक रियल एस्टेट सेक्टर आता है। तो रियल एस्टेट में भी आपको पता होगा कि पिछले 5-7 साल में प्राइजेस ज्यादा बढ़े नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं प्राइजेस स्टैग्नेंट रहे हैं, और हालांकि लोगों की इनकम बढ़ी है, तो इसीलिए अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ी है। मतलब ये भी एक फैक्टर है कि जैसे होम लोन रेट अभी जस्ट 6.5-7% पे चल रहे हैं, मतलब ऑल टाइम लो पे है। तो बेसिकली जैसे घरों का प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं है, लोगों की इनकम बढ़ी है पिछले 5-7 साल में, और अभी होम लोन रेट भी काफी कम है। तो लोग अभी अपना मतलब नए घर खरीदना चालू लोगों ने किया है, जो हमें
पिछले 1 साल में दिख ही रहा है कि जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है उसका सेल्स काफ़ी बढ़ा है और ऐसा अंदाजा है कि अगले 5-7 साल में ये ऐसे आगे बढ़ता ही रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट अच्छा करे क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो कंस्ट्रक्शन में रहती है वो जनरेट होती है। और अगर रियल एस्टेट अच्छा करता है तो दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कि सीमेंट हो गया, मेटल्स हो गया, पेंट्स, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, ये सब सेक्टर्स भी अच्छा करते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल रियल एस्टेट की वजह से बाकी सेक्टर्स भी अच्छा करेंगे। फिर और एक जो रहता है इन्वेस्टमेंट में होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा है कि बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे काफ़ी फोकस दिया है। इस साल का बजट जो था, जो जनवरी में अनाउंस हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ का बजट था और अगले 2-3 साल के बजट में भी हम वही एक्सपेक्ट करें, उतना ही बड़ा नंबर हो सकता है। और गवर्नमेंट ने भी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी अनाउंस किया है जिसमें वो रोड्स, रेलवेज, अर्बन हाउसिंग, वाटर, पावर, रिन्यूएबल्स, इस पे वो काफ़ी खर्चा करने वाले हैं। और अगले 5 साल में ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ मतलब 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा होने वाला है। तो उसकी वजह से काफ़ी जो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा दिख रहा है अभी और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। फिर लास्ट एक जो फैक्टर है वो है एक्सपोर्ट्स। तो आपको पता ही रहेगा कि जो दूसरे देश है, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, चाइना, तो ये इंडिया से थोड़े आगे चल रहे हैं, मतलब कोविड से वो थोड़े जल्दी रिकवर हुए हैं। तो इसलिए इंडिया से एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी काफ़ी रिकवर हो गए हैं। और जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म भी अनाउंस किया, जैसे पीएलआई स्कीम है, तो उससे भी एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसका समरी यही है कि जो तीनों ड्राइवर्स है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ये तीनों भी अभी इंडिया की ग्रोथ को आगे चल के काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि इंडिया में ग्रोथ अच्छा आएगा। और लास्ट एक जो मेन फैक्टर है वो है रिफॉर्म्स। तो पिछले 2-3 सालों में अपने गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। टैक्स रेट कट किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी हो रहा है, लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन लॉज चेंज कर रहे हैं, और स्पेशली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम जो है, उससे हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज अभी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे कि मोबाइल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फूड पैकेजिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, इस सब में अभी इंडियन कंपनीज भी इन्वेस्ट करने को देख रही है और फॉरेन कंपनीज भी अभी इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब चाइना में, यूएस और चाइना का काफ़ी टेंशन चल रहा है और चाइना में कोविड का भी काफ़ी प्रॉब्लम था, तो अभी काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो बोलते हैं, मतलब चाइना से भी एक उनको देश चाहिए जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना सकते हैं, तो उसमें इंडिया अभी काफ़ी ऊपर आता है उनके कंसिडरेशन में। तो ये सब करने के लिए पैसा भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो एक तो मेन जो सोर्स रहता है वो है एफडीआई। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एफडीआई इन्फ्लोस इंडिया में आ रहे हैं। पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट $70 बिलियन आए हैं और ऐसे ही ये कंटिन्यू हो सकते हैं। और अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलमोस्ट $640 बिलियन है। तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अगले 5-10 साल में भी अपने को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफ़ी फॉरेन पैसा इंडिया में आ रहा है क्योंकि उनको इंडिया बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इंडिया को है वो है अपना डेमोग्राफिक्स। मतलब अपनी पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे यंग पॉपुलेशन है। आपको पता ही रहेगा कि ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन 25 साल से भी कम है। और अगर हम मतलब अगले 30 साल 2050 तक अपना पॉपुलेशन यंग ही रहेगा और ज़्यादा लोग वर्कफोर्स में आएंगे। मतलब अभी ऐसा है कि जो 2030 तक ग्लोबली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगा उसमें 1/4 मतलब ऑलमोस्ट 23% इंडिया में रहेगा। तो इसकी वजह से अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और लास्ट एक जो मतलब रिस्क के तौर पे जो हम जैसे अभी कोविड का काफ़ी कंसर्न्स रहता है, अभी भी हम देख रहे हैं ओमाइक्रॉन का वेरिएंट आया है, लेकिन जो न्यूज़ में आता है वो ऐसे लग रहा है कि वो एक माइल्ड वेरिएंट रहेगा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है और गवर्नमेंट भी ऐसे मतलब कोई पहले जैसा ड्रास्टिक लॉकडाउन सब अनाउंस नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से अपना डेमोग्राफिक जो है, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम अगले 5-10 साल का व्यू लेते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है, जो मेन फैक्टर हम देखते हैं, वो रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 7% जो अपना ट्रेंड ग्रोथ है उस पर वापस अगले साल तक आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि
अगर रियल जीडीपी ग्रोथ 7% रहता है, इन्फ्लेशन 5-6% रहता है, तो अपना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 13% हो सकता है। और उस रेंज में अगर हम रहते हैं तो अपना फिर अगले 5-6 साल में अपना जीडीपी जो है वो भी डबल हो सकता है। और एक उससे ऐसा एडवांटेज होता है कि कंपनीज की प्रॉफिट भी अच्छा करने लगते हैं। जब इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करती है तो कंपनीज की प्रॉफिट भी बढ़ेगी और उसकी वजह से फिर स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो जस्ट टू समराइज, एसेंशियली इंडिया की इकोनॉमी अगले 10 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ हम देख सकते हैं, क्योंकि एक तो है कि अपना जो मतलब की ड्राइवर्स है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, वो अच्छा करेंगे। फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका शेयर इकोनॉमी में बढ़ेगा। फिर जो इंडियन कंपनीज का शेयर है, मतलब जो अभी काफी सेक्टर्स में फॉरेन कंपनीज इंडिया से आगे, उनको ज्यादा बिजनेस मिलता है इंडिया में भी, तो अब हम देख रहे हैं कि काफी इंडियन कंपनीज भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। और चौथा जो है कि काफी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, न्यू एज कंपनी जो हम बोलते हैं, वो भी काफी अभी लिस्टिंग हो रही है। आपने देखा ही होगा, जैसे जोमेटो है, नाइका है, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इन सब कंपनीज की लिस्टिंग हो गई है। और अगले 3 साल में ऑलमोस्ट 180 ऐसी नए लिस्टिंग्स पाइपलाइन में है, जो सब स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं और उसकी वजह से भी मार्केट कैप बढ़ सकता है। तो एसेंशियली अगर हम अगले 5-10 साल का व्यू लें तो हम इंडिया पे बहुत पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि अपना जीडीपी ग्रोथ 3 ट्रिलियन से डबल हो सकता है। और लास्टली जो इंटरेस्टिंग थीम्स है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैं 5 थीम्स हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर हम बोलते हैं कि क्रेडिट इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंक्स अच्छा करती है, एनबीएफसी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका लोन ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो हम इसलिए प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी, ब्रोकिंग कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इसमें बहुत पॉजिटिव है। फिर दूसरा जो थीम है वो है रिवाइवल इन रियल एस्टेट। जैसे मैंने कहा कि अभी होम लोन रेट बहुत कम है, प्राइसेस स्टैग्नेंट रहे पिछले 5-7 साल, और लोगों की इनकम भी बढ़ी है, और लोगों को अभी थोड़ा बड़ा घर भी खरीदना है ये कोविड के एक्सपीरियंस के बाद, तो इसलिए रियल एस्टेट और उससे एसोसिएटेड सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। फिर तीसरा जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी, जो हम बोलते हैं ईएसजी, मतलब एनवायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अराउंड द वर्ल्ड ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो गया है। जो रिसेंटली एक ग्लासगो में समिट हुआ था, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे काफी फोकस दिया था। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने की बात उन्होंने की थी। अभी जो 150 गीगावाट है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, वो 2030 तक बढ़ा के 500 गीगावाट्स करनी है। मतलब सोलर, विंड, हाइड्रोजन पावर, इस सब में काफी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इसीलिए ये थीम हमें अच्छा लगता है। फिर चौथा थीम है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मैंने बात की थी प्रोडक्ट पीएलआई स्कीम, उसकी वजह से अभी काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स कंपनीज अच्छा कर सकती है। और गवर्नमेंट का क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी अच्छा कर सकती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा ही है कि टेक्नोलॉजी का अपने हमारे लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। मतलब जो हम जो अभी मीटिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो रही है, अपने बच्चों का एजुकेशन, अपना शॉपिंग, अपना एंटरटेनमेंट, ये सब अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। और अगले 10 साल में इसका और भी ज्यादा महत्व रहेगा अपने लाइफ में। और अगर कंपनीज की बात करते हैं तो वो भी काफी अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में काफी खर्चा कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब में काफी उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो अपने आईटी कंपनीज है, डिजिटल कंपनीज है, उनका रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, और अगले 5-10 साल में भी उनका ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो ये 5 थीम है। तो एसेंशियली जो अपना पहला सेगमेंट मैं यही समराइज करना चाहूंगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पे हमें काफी भरोसा है। अगले 5-10 साल में इंडिया का ग्रोथ, जैसे मैंने कहा, काफी अच्छा हो सकता है। यूएस, चाइना, यूरोप, दूसरे जो एशियन कंट्रीज है, उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा विजिबिलिटी ग्रोथ की इंडिया में ही है। और इसलिए सिर्फ हमें ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इंडिया बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्टिनेशन लगता है। तो अगर ये बात है तो हमें एज इन्वेस्टर्स ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि हम इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ से बेनिफिट ले रहे हैं क्या, क्या उसकी वजह से हमारा भी हम वेल्थ उससे जनरेट कर रहे हैं या नहीं। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम सपोज अज्यूम करते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगले 5 साल में जो अभी $3 ट्रिलियन है, वहां से बढ़ के 5 ट्रिलियन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो अपना इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो अभी $3.5 ट्रिलियन है,
वो भी बढ़ के 6-7 ट्रिलियन हो सकता है, मतलब वो भी डबल हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम उससे बेनिफिट कर सकते हैं? तो एक्चुअली अगर आप फैक्ट्स देखें, ये अगर आप चार्ट जो मैंने दिखा रहा हूं तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम हाउस होल्ड एसेट्स का ब्रेकअप देखें इंडिया में, तो ऑलमोस्ट 50% अभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, ओके, और ऑलमोस्ट 17% गोल्ड में है, और अनदर 16% एफडीज में है, राइट। और जो अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4.5% है। तो ये आप सोचिए कि अगले, जैसे मैंने कहा, पिछले 30 सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़िया हुई है, स्पेशली पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई, और अगले 5 सालों में वापस यहाँ से डबल हो सकती है, अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डबल हो सकता है। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, उनको इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अपना एसेट एलोकेशन है वो अभी काफी स्क्यूड है, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एलोकेशन रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी को है, राइट। तो उसकी वजह, इसका मतलब यही है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को, मतलब सभी जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको उससे, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ से इतना बेनिफिट प्रोबेबली नहीं होगा, राइट। और ये चार्ट यही दिखाता है, जैसे अगर हम जब हम अपना खाना खाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं, हमें हमारे बच्चों को भी बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए, राइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये हमें अपने न्यूट्रिशन में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा हेल्थ अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स ज़्यादा खाते हैं तो अपना हेल्थ बिगड़ जाएगा। मोस्ट लोगों को डायबिटीज, बीपी उसी की वजह से ज़्यादा होता है। और उसी की तरह से अपने पोर्टफोलियो में भी अगर ये अलग एसेट क्लास का सही बैलेंस नहीं होगा तो अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो जैसे अगर प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, बैंक डिपॉजिट में हम 75-80% अपना इन्वेस्टमेंट है, तो वो ऐसा है कि जब जैसे अपना डाइट में हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं है उसमें, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तो अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ भी बिगड़ जाएगा एसेंशियली, और हमें अपने ग्रोथ से, इंडिया की ग्रोथ से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको समझना चाहिए। फिर दूसरा एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में सही पार्टनर्स के साथ जुड़े हैं? मतलब एनजे तो बहुत बढ़िया पार्टनर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हम जानते हैं, जैसे आपने ये नाम सुने होंगे, मतलब अमेजोन के जेफ बेजोस है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स है, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग है, गूगल के लैरी पेज है, बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट है। ये सब मतलब बहुत जाने माने नाम है ग्लोबली, ये सबसे मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट किया है। लेकिन इंडिया में भी काफी नाम है जो आपको पता होंगे, जैसे मुकेश अंबानी है, कुमार मंगलम बिरला है, अजीम प्रेमजी है, राधा किशन दमानी। तो इन लोगों ने भी काफी, मतलब ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने काफी सालों मेहनत करके अपना बिजनेस ग्रो किया है, काफी अपने आप के लिए भी काफी वेल्थ जनरेट किया है, और अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ जनरेट किया है। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम इन, ये जो बिजनेसमैन है, टॉप वेल्थ क्रिएटर्स है, क्या हम इनसे पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखिए, हम सब बिजनेस चालू नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो अपने देश में सबसे बेहतर बिजनेसमैन है उनके साथ हम पार्टनरशिप करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो उनके कंपनीज के जो शेयर्स है, वो उसमें हम वो खरीद के हम उनके पार्टनर बन जाते हैं, राइट। तो इसलिए स्टॉक मार्केट जो है, इक्विटीज जो है, वो हमें वो ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कि काफी सारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके साथ भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब जैसे नायका में फाल्गुनी नायर है, या जोमेटो में है, या आगे चल के ओला इलेक्ट्रिक होगा, काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स होंगे। तो उनके जब शेयर्स लिस्ट होते हैं तो वो अगर हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, तो आप ऐसे ही मान सकते हैं कि हमने भी उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया, और जैसे वो अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे बढ़ेंगे अगले 10-20 साल, तो वो हमें भी अपने साथ लेके चलेंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये समझने की बात है कि स्टॉक्स, इक्विटीज हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है कि सबसे ज्यादा जो वेल्थ क्रिएटर्स है उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकें। फिर तीसरा एक जो सवाल है जो हम सबको इम्पैक्ट करता है, वो है इन्फ्लेशन। तो हम देख ही रहे कि इंडिया में नॉर्मली इन्फ्लेशन 7-8% है, उससे ज्यादा रहा है। अभी थोड़ा कम है, 5.5-6% है, लेकिन आगे चल के बढ़ने की संभावना है। तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हमें पता ही है, जैसे हम जो रोज की ग्रोसरीज शॉपिंग करते हैं तो उनका प्राइस तो बढ़ते ही रहता है।
सिंपल जैसे हम अपने अपैरल, फुटवेयर, दूसरे जो सामान खरीदते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि हम अनब्रांडेड सामान भी खरीद लेते थे, लेकिन जैसे अभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको तो मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही चाहिए, राइट। फिर दूसरा जैसे हम देखते हैं कि पहले वेकेशन मतलब हम आसपास में कहीं इंडिया में ही जाते थे, लेकिन अभी काफी लोग चाहते हैं कि अब वो एक इंटरनेशनल वेकेशन भी करे। एजुकेशन के मामले में भी हम देख रहे हैं कि काफी लोग अभी ऐसा प्लान करते हैं कि उनके बच्चे ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जाए। तो हर चीज में एसेंशियली इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट। तो इसका हम कैसे एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो उसमें भी यही है कि स्टॉक्स या इक्विटीज हमें उसका अच्छा सोल्यूशन देते हैं कि जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं या आगे चल के जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, अगर हम वो सब कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में उसका ओनरशिप अगर हमें होगा, तो उससे हम बेनिफिट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन रहता है तो कंपनीज भी अपना प्राइस बढ़ाती है, राइट। तो एज अ कंज्यूमर हम उसके लिए पे करते हैं, लेकिन अगर हम शेयर होल्डर हैं तो वो कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ती है, तो उससे भी फिर हमें फायदा होता है, राइट। तो ये एक मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है, वो वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, ये सब यही प्रिंसिपल बताते हैं कि ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हम जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, या सपोज हम बाहर जाते हैं, कहीं मॉल में घूमने गए, शॉपिंग करने गए, तो हमें हमेशा मतलब ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ये जानना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, कौन सी कंपनी वो प्रोडक्ट्स बेच रही है, और फिर उन कंपनीज के शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अपना फाइनेंशियल गोल्स, राइट। तो हम सबके लाइफ में मतलब गोल्स थोड़े कॉमन होते हैं, जैसे कि सबको एक अच्छा घर खरीदना होता है, या एक अच्छी गाड़ी चाहिए, या फिर अपने बच्चों को एक अच्छा अच्छा एजुकेशन देना है, ये उनका मतलब वेडिंग है, या ये कंफर्म करना है कि उनका मतलब वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए। पर उसके बाद रहता है कि ठीक है, हमें इंटरनेशनल वेकेशन करना है, फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा के रखने हैं, या कोई लोन रीपे करना है। हम सबकी लाइफ में ये गोल्स रहते हैं। और जैसे मैंने दिखाया कि अगर हम सिर्फ एक मतलब प्रॉपर्टी या गोल्ड या एफडीज में पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम ये अपने गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे, राइट। उसमें हम फेल हो सकते हैं। तो इसमें भी इक्विटीज जो है वो एक जो हम बोलते हैं टीना फैक्टर है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इक्विटीज। अगर हमें ये गोल्स मीट करने हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटीज मतलब स्टॉक्स होने चाहिए, राइट। तो ये सब रीजंस जो है, मतलब एक एसेंशियली मैं कहना चाहूंगा कि एक देयर इज अ कंपेलिंग केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। और उसके जो मेन रीजंस है, एसेंशियली अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उससे बेनिफिट मिल सकता है। जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है, वेल्थ क्रिएटर्स है, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन जो रहता है, हर साल जो प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, उसको हम बीट कर सकते हैं। और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए हम वेल्थ क्रिएट करके वो गोल्स हम मीट कर सकते हैं। तो एसेंशियली अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं, तो ग्रेटर लाइक बिगेस्ट रिस्क जो है, वो हम बोलते हैं कि इट्स नॉट ओनिंग इक्विटीज। अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी नहीं है, स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है कि आप अपने गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आप जानते होंगे, क्योंकि ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, एनजे के साथ आप इन्वेस्टेड है, तो काफी लोगों को ये जानकारी होगी। लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया में ये है कि सिर्फ 4% लोग मतलब एसेट्स इक्विटी में इन्वेस्टेड है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके रीजंस अगर हम देखते हैं, तो एक तो है कि काफी लोगों को थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब वो जब एक मेंटेलिटी रहती है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो वो पैनिक कर जाते हैं और फिर अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड बेच देते हैं, राइट। तो इसीलिए उनका थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में ऐसा एक्सपीरियंस उनको सुनने को मिलता है। तो ऐसे ही लगता है कि इक्विटीज में रिस्क बहुत ज्यादा है। और दूसरा, जैसे लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका ऐसे लगता है कि उसमें हमें तो गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। मतलब एफडी में अगर आज हम 1 लाख रुपए डालते हैं, तो 1 साल बाद उसमें हमें 3-4% तो गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक्स में हम ऐसा बोल नहीं सकते, कभी 1 साल प्रॉफिट रहता है, कभी दूसरे साल थोड़ा लॉस हो सकता है, राइट। और उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब 1 साल कभी +25% रिटर्न आ सकता है, और अगले साल -10-15% रिटर्न हो सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी की वजह से भी लोग थोड़े डरते हैं। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है।
तो इनका इनका एडवांटेज क्या है? तो एक तो अगर मतलब म्यूचुअल फंड्स टिपिकली एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड में 50 से 60 स्टॉक्स रहते हैं, तो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। मतलब उसमें भी अगर कोई स्टॉक 20-25% गिर भी गया तो उसका पोर्टफोलियो पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि उसको छोड़ के और 50-60 स्टॉक भी पोर्टफोलियो में रहता है। दूसरा, ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज रहता है। जैसे अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की बात करूं जहां पे मैं काम करता हूं, तो वहां पे हमारा बहुत प्रोफेशनल सेटअप है। एक ऑलमोस्ट 10 फंड मैनेजर्स है, एक 12 एनालिस्ट की टीम है जो सभी सेक्टर्स देखते हैं। हर मंडे मॉर्निंग हमारी फंड मैनेजर की मीटिंग होती है, एवरी फोर्टनाइट एनालिस्ट के साथ मीटिंग होती है, और एवरी मंथ मेरी हमारे सीआईओ और हेड ऑफ फिक्स इनकम के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन होता है मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये सब हम ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स टिपिकली करते हैं, किसी टिप्स पे देख के इन्वेस्ट कर लिया और जब करेक्शन आ गया तो पैनिक करे, तो वैसा नहीं होता है। तो काफी प्रोफेशनली मैनेज सेटअप होता है। और लास्टली जैसे हम एसआईपी और एसटीपी करते हैं, बोलते हैं, तो उससे वॉलेटिलिटी मैनेज करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मेनली उसका रीजन यही कि जब मार्केट करेक्ट करता है और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, उसका फिर आपको बेनिफिट मिलता है जब मार्केट अच्छा करता है। तो एसेंशियली इक्विटी म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट एक्सपोजर टू द स्टॉक मार्केट, एंड देन दैट इज द बेस्ट वे टू गेट एक्सपोजर टू द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? तो ये मैं कुछ डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। लेफ्ट में अगर आप चार्ट देखते हो तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये डेली अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये काफी ऊपर नीचे है। मतलब कभी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करता है, कभी काफी करेक्शन हो जाता है, राइट? और इसी में इन्वेस्टर्स का मतलब जो बिहेवियरल माइंडसेट होता है, इंस्टेड ऑफ बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, टिपिकली वो बाय हाई एंड सेल लो कर जाते हैं, तो इसीलिए उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता नहीं है। लेकिन राइट में अगर आप चार्ट देखेंगे तो अगर मैंने सपोज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, सपोज मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे और मैं शॉर्ट टर्म मतलब डेली प्राइस ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं 5 साल में एक बार देखता हूँ, तो ऐसे हमें ट्रेजेक्टरी दिखेगा। मतलब ऐसे एकदम लीनियर जो हम बोलते हैं ऊपर जाने वाला हमें एक ट्रेंड दिखता है। तो अगर मैंने सपोज 1995 में सपोज मैंने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया डाला होता और सिर्फ 2000, 2005, 2010, 2015 ऐसे हर 5 साल में सिर्फ अगर मैं प्राइस देखने जाता, तो मुझे लगता है कि यार इसमें तो कोई वोलेटिलिटी है ही नहीं। मतलब स्टॉक मार्केट तो ऐसे ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना चाहिए कि हमें डे टू डे बेसिस पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना नहीं चाहिए। मतलब जैसे अब आप काफी सारे या तो बिजनेसमैन होंगे या जॉब्स कर रहे होंगे या आपके और कोई इंटरेस्ट या हॉबी होगी, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसमें टाइम वेस्ट करें कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। उसके लिए ये बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जो प्रोफेशनल मतलब फंड मैनेजर्स है वो ये काम करते हैं डेली स्टॉक मार्केट, वो उनका जॉब है, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और उसमें फिर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एसेंशियली आप सोच सकते हैं कि काइंड ऑफ योर आउटसोर्सिंग योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेंशियली, राइट? और उसके बेसिस पे फिर आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। और इसमें एक मैं आपको डेटा पॉइंट और एक शेयर करना चाहूंगा। अगर आप ये आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रेजेक्टरी देखते हो तो इसमें पिछले 23 साल में ऑलमोस्ट 120 टाइम्स रिटर्न मिला है। मतलब अगर आपने 1998 में इसमें 1 लाख रुपीस डाला होता और अगर आप उसको भूल गए होते तो आज आपके पास 1.2 करोड़ आपका पोर्टफोलियो हो जाता। और ये मतलब काफी हमने देखा है कि जैसे डॉट कॉम बस्ट हुआ था 2000 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, टेपर टैंट्रम हुआ था 2013 में, फिर पिछले साल कोविड पैंडेमिक आया था। इस सब के बाद इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और जैसे मैंने कहा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.2 करोड़ हो गया है। और इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अगर आपने इसमें किया होता सपोज उस टाइम पे 1998 में, अगर मैंने सोचा होता कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है, मुझे म्यूचुअल फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, मैं तो एक रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करूंगा, या तो किसी लैंड खरीदूंगा या फ्लैट खरीदूंगा या कोई घर खरीदूंगा, तो वैसा मैंने अगर किया होता तो मेरे पास आज वो घर होता। लेकिन अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आज मेरा जो कॉर्पस होता उससे मैं ऐसे 20 घर आज के प्राइस पे भी खरीद सकता था। मतलब ये फर्क पड़ सकता है अपने
पोर्टफोलियो पे, अपने वेल्थ पे, अगर हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एसआईपी, जैसे मैंने कहा, दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। पिछले 10 साल का अगर आप सपोज आप अज्यूम करें कि हर महीने अगर आप 10,000 रुपए किसी एसआईपी में डालते हो, तो आपका वो कॉर्पस जो है ऑलमोस्ट 25 लाख हो जाता है आज, और वो केगर अराउंड 12% है। मतलब ये, दिस इज जस्ट अज्यूमिंग दैट यू गेट अ नॉर्मल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। 12% जो एक नॉर्मल रिटर्न रहता है, मतलब ज्यादा भी हमने कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो एसेंशियली यही मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं कि अभी इंडिया में जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो काफी स्क्यूड है। रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडीज वो ज्यादा है, इक्विटीज कम है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आर द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट एक्सपोजर टू इक्विटीज। उससे हमें फिर हम इंडिया के ग्रोथ से भी बेनिफिट कर सकते हैं, और हमारा पोर्टफोलियो भी एक बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कल 2 दिन पहले जैसे रोहित शर्मा को अपने ओडीआई का भी टीम कैप्टन बना दिया था, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये कोच और कैप्टन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है वो ऑन द फील्ड क्या हो रहा है वो मैनेज करने में नहीं है। मतलब क्रिकेट मैच जब चालू होता है, ऑन द फील्ड क्या होता है वो मैनेज करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली ऑफ द फील्ड, मतलब मैच चालू होने से पहले उनका रोल बहुत ज्यादा रहता है कि हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए प्लेयर्स का, 11 प्लेयर्स का, जो मैदान में उतरे और फिर जो भी कंडीशंस आए उनको फेस करके मैच जीत सके, राइट? तो उसी की तरह से आपने जैसे एनजे के साथ पार्टनरशिप किया है, तो उनका मतलब रोल वही है कि आपको ये बताए कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब म्यूचुअल फंड्स का अपने पोर्टफोलियो में हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाए कि मार्केट में फिर जो भी कंडीशंस आए उससे आपका पोर्टफोलियो उसको फेस कर सके और आपको अच्छा रिटर्न दे। और उस हिसाब से मैं 3-4 फंड आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, ये एक लार्ज कैप फंड है जिसने पिछले 20 सालों में मतलब ऑलमोस्ट 35 टाइम्स अपने वैल्यू दिया है। मतलब अगर 20 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको वो 35 लाख हो गया होता, और अगर आपने 10,000 पर मंथ इसमें एसआईपी चालू की होती तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का आपका कॉर्पस हो गया होता। और ये इसीलिए है कि इस फंड का ट्रेजेक्टरी बहुत स्टेबल रहा है सिंस इंसेप्शन। ये ऑलमोस्ट 17% केगर रिटर्न दिया है, ये बहुत बढ़िया केगर रिटर्न है, और उसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। दूसरा मैं एक फंड हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड अक्रॉस सेक्टर्स। तो इसकी वजह से भी इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आप देखोगे कि पिछले 23 साल में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.2 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 120 टाइम्स इस फंड ने रिटर्न दिया है। और इसका भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो सिंस इंसेप्शन ऑलमोस्ट 23% केगर रिटर्न दिया है इसने, कंपेयर टू द बेंचमार्क 15%। ऑलमोस्ट 7-8% का आउट परफॉर्मेंस है पर ईयर, राइट? फिर तीसरा एक मैं फंड हाईलाइट करना चाहूंगा, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड। तो इस फंड ने तो मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 25 साल में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को उसने 2 करोड़ बना दिया है, राइट? तो आप सोचिए कि अगर आपने इसमें सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 2 करोड़ होते। और इसका भी सिंस इंसेप्शन केगर रिटर्न ऑलमोस्ट 23% है, कंपेयर टू द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 13%। मतलब ऑलमोस्ट 10% पर ईयर का आउट परफॉर्मेंस है। और लास्टली, आज के एनवायरनमेंट में आपने मतलब बैलेंस एडवांटेज फंड का नाम तो सुना ही होगा। तो हमारा भी जो आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड है उसने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इसमें अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी चालू किया होता 20 साल पहले, तो आज आपके पास 1.1 करोड़ का रिटर्न होता, राइट? तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। तो एसेंशियली यही मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के लिए जो एक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके लिए आप और एनजे ये फंड्स देख सकते हैं। हमारा जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, टैक्स रिलीफ है और बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ये मार्केट में जो भी कंडीशंस आएंगे उनको फेस करके अगले 10, 15, 20 साल में ये ऑलमोस्ट मतलब 100x आपका कॉर्पस बना सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स का एक लास्ट में एडवांटेज बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी गोल्स होते हैं उसके हिसाब से हम म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर हमारा शॉर्ट या मीडियम टर्म होराइजन है तो फॉर एग्जांपल हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड, इसमें हम देख सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब 6 से 10 साल का है तो लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसे फंड्स सूटेबल होते हैं। और अगर हमारा 8 से 10 साल उससे भी ज्यादा है तो अब उसमें हम फिर
मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, थीमेटिक फंड्स वो भी देख सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। तो सब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है गोल्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ओवरऑल समराइज करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा कीजिए। अगले 10 साल में अपना मतलब अगले 5-6 साल में ही अपना जीडीपी डबल हो सकता है और 10 साल में ट्रिपल हो सकता है। तो अगर इंडिया का इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो और उसकी वजह से फिर अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, एलोकेशन है, तो फिर हम इंडिया की ग्रोथ से भी बेनिफिट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा, जो अपने कंट्रीज के टॉप एंटरप्रेन्योर्स और वेल्थ क्रिएटर्स हैं उसके साथ उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, और लास्टली जो हमारे मेजर गोल्स होते हैं लाइफ में वो उनको हम मीट कर सकते हैं। तो मैं यही रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर हम इक्विटीज ओन नहीं करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे एलोकेशन में ऑलमोस्ट 40-50% एलोकेशन इक्विटी को होना चाहिए, ताकि अगले 5-10 साल में हम अपने गोल्स मीट कर सकें। तो मैं यहाँ पे अभी रुक जाता हूँ और हम अभी थोड़ा Q&A कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन था एंड पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है, स्पेशली जो डेटा पॉइंट्स आपने यूज़ किए, एग्जाम्पल्स जो आपने यूज़ किए, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत पसंद आए, स्पेशली डेटा पॉइंट्स। सो ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन। एंड सर, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन डिमांड भी कर रहे हैं, तो आई होप हमें मिल जाएंगी स्लाइड्स जी जी सबके लिए। बिल्कुल। जी जी, राइट, हम शेयर कर देंगे। या एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं कुछ सॉरी, कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं लूंगी अभी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अभी करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर है, जैसे कि जी कुछ समय से, पिछले एक आध महीने से मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल चल रही हैं। तो इस समय पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इफ यस तो लमसम मोड बेटर रहेगा या एसआईपी मोड बेटर रहेगा? जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं और एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस से, कि जैसे पिछले साल हमने मार्केट में करेक्शन देखा था, निफ्टी ऑलमोस्ट 7,500 तक गिर गया था, फिर वहां से रिकवर करके अराउंड 9,500 जब गया था पिछले सितंबर अक्टूबर में, तब से लेके आज तक मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा ऐसे सेशंस किए हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, HNIs, IFAs, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। तो मतलब निफ्टी जब 9,500 पे था तभी भी ये सवाल आता था कि मार्केट ने ऑलरेडी रैली किया है, तो क्या हमें अभी और पैसा डालना चाहिए, या कि फिर अभी हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर रहे। फिर निफ्टी मतलब 10,000, 12,000, 14,000, उस पे भी सेम ये सवाल आया था। फिर उससे बढ़ के फिर निफ्टी 16,000, 18,000, 19,000 तक भी गया था, राइट, हमने देखा है। तो इसीलिए ये सवाल तो कभी मतलब जाता नहीं है, ये तो हमेशा रहता ही है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने जैसे शेयर किया था, हमने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस भी किया और फॉरवर्ड लुकिंग भी किया। तो वही मतलब इसलिए हमने जो पिछले हमारे मार्केट के पीक्स थे 2000, 2007, उससे कंपेयर किया कि देखने के लिए कि क्या यहाँ से मार्केट और रैली हो सकता है या फिर यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो हमने यही देखा कि आज जहाँ पे हम हैं, अपनी इकोनॉमी मतलब पिछले 1-2 साल में बॉटम पे थी, मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, और वहां से हम अभी बाहर आए हैं, कोविड से रिकवर कर रहे हैं। इसलिए अगले 3 से 5 साल अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे रहेगी, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़िया होने वाला है। और इसीलिए मैंने आपके साथ वो डेटा पॉइंट शेयर किए, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ये सब अच्छा होने वाला है, कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़ेंगी। तो ऐसे एनवायरमेंट में हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो वो एक हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगले 3 से 5 साल में इकोनॉमी अच्छा करेगी, कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा एक कंसर्न जो रहता है वो वैल्यूएशन पे है, मतलब नॉर्मली लोग मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, ये रेशियोज देखते हैं, और वो थोड़े हमें लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और इसीलिए लोग सोचते हैं कि आज मतलब मार्केट करेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि पिछले 1.5-2 साल में देखिए अर्निंग्स अपना मतलब कंपनी के प्रॉफिट जो है वो नॉर्मलाइज नहीं थे कोविड की वजह से, राइट। तो अगर अर्निंग्स नॉर्मलाइज नहीं रहते तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो हम देखते हैं वो आर्टिफिशियली हमें ज्यादा दिखता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आज का नहीं, अगले मतलब 1 ईयर या 2 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हम देखें। अगर हम वैसा करते हैं तो वो
काफी रीजनेबल लगता है। मतलब निफ्टी का जो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल है वो अराउंड 21 के आसपास चल रहा है अभी, और लॉन्ग टर्म एवरेज 19 है। तो वो काफी रीजनेबल हमें लगता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है। तो इसलिए ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इंडिया के ग्रोथ पे भरोसा रखिए, उससे उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा और यहाँ से भी रिटर्न्स अच्छा मिलेंगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, मतलब आपके पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें आप अपना जो टारगेट इक्विटी एलोकेशन है, मतलब आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, मतलब एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव जो आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से जो आपका टारगेट इक्विटी एलोकेशन रहता है, मतलब 70-75% एग्रेसिव के लिए रहेगा, 50% मॉडरेट के लिए रहेगा, 25-30% कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए रहेगा। तो अभी आप अपना वो टारगेट इक्विटी एलोकेशन मेंटेन करके चलिए, उसको कम मत कीजिए। और आज के एनवायरनमेंट में मतलब सबसे अच्छा तरीका तो एसआईपी है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। रोज हम देखते हैं कि नए डेटा पॉइंट्स आते हैं, यूएस में इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, फेड क्या कर सकता है। तो कभी एक हफ्ता मार्केट 4-5% करेक्ट कर जाता है, जैसे हमने देखा था 2 हफ्ते पहले, या फिर एक हफ्ते में वापस 3-4% ऊपर आता है, राइट। तो इसमें इस एनवायरनमेंट में जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो मैं वही रेकमेंड करूंगा। ओके, थैंक यू सर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेक्टर फंड्स के ऊपर। आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स के बारे में बात करी दैट इन द कमिंग इयर्स अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियल एस्टेट अच्छा जा सकता है, कंज्यूमर सेक्टर के बारे में आपने बात करी। तो एक क्वेश्चन अपने पास आया है कि आप कुछ सेक्टर्स रिकमेंड करेंगे अगर हम सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहें, तो कोई जी फंड्स या सेक्टर्स आप रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कि जगह जब अपनी इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अगर इकोनॉमी अच्छा करनी है तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होता है, बैंक्स का बिजनेस बढ़ता है, राइट। क्योंकि कंपनीज भी पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करती है, और इंडिविजुअल्स भी जैसे घर खरीदने के लिए, अपने दूसरे खर्चे के लिए, कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, राइट। तो बैंक्स का बिजनेस अगले 3 से 5 साल में काफी अच्छा बढ़ सकता है। और हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में बैंक्स ने अपना बैलेंस शीट काफी क्लीन अप किया है, कोविड लॉसेस के लिए प्रोविजनिंग किया है, इक्विटी कैपिटल रेज किया है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा तो उनकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो इसलिए वो एक पॉजिटिव है। और दूसरा हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में बैंकिंग सेक्टर ने, मतलब उनके स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वैल्यूएशन भी अभी काफी कम हो गया है। तो हमारे जो बैंकिंग एनालिस्ट है वो तो मतलब अगले अगले 3 साल के लिए बैंकिंग सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। तो उनको लगता है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आ सकती है। तो इसलिए एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड मैं रेकमेंड करूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, वो आप देख सकते हैं। फिर दूसरा एक जो है वो कंजम्पशन। तो ये तो हम देख ही रहे हैं, मतलब पिछले 3-4 महीनों में जैसे हम कोविड के सेकेंड वेव से बाहर आ रहे हैं, तो किस तरह से लोग अभी घर से बाहर निकल के स्पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं पेंटअप डिमांड जो है वो काफी बढ़ गया है, और पहले से भी ज्यादा अभी कंजम्पशन हो रहा है, और आगे चल के भी वो बढ़ सकता है। अभी तो मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सब तो अभी जस्ट रिकवर होना चालू हुए हैं, और अगले 3-5 साल में ये काफी अच्छा करेंगे। और फिर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स है उस पे भी अभी काफी खर्चा हो रहा है, मतलब एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब, और टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। सो रिटेल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, ये सब भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो एक कंजम्पशन थीम है हमारा भी, आदित्य बिरला सन लाइफ जेन नेक्स्ट फंड है, वो आप देख सकते हैं। वो कंजम्पशन, रिटेल, रियल एस्टेट, इसमें इन्वेस्ट करता है। और एक तीसरा जो मतलब एवरग्रीन थीम है वो है डिजिटल। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा ही है किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट किया है। मतलब अपने घरों में भी मैं अभी मेरे घर में भी, जैसी मेरी माँ है जो ऑलमोस्ट अभी 72 ईयर्स की है, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, उन सबको अभी मतलब इंडियन कंपनी से ज्यादा जो जो अभी ये यूएस कंपनीज है, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उन कंपनीज के बारे में उनको ज्यादा पता है, क्योंकि अभी वो उनका बिजनेस समझते हैं, उनका अपनी लाइफ में इतना इम्पैक्ट हुआ है। तो वो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। और आपके घरों में भी वैसा ही रहेगा। तो अगले 10 साल के लिए भी मतलब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अपने लाइफ पे ज्यादा ही होने वाला है, और काफी सारा डिसरप्शन इस सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। मतलब ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया, फिर एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, इस सब थीम्स में हमें नए नए कंपनीज देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने कहा अगले 3 साल में ऑलमोस्ट 180 स्टार्टअप्स है जो लिस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे ये टेक स्पेस में होने वाले हैं। तो इसलिए एक
डिजिटल या टेक थीम जो है वो आपको देखना चाहिए, और उसमें भी आप आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट हाउ लॉन्ग इज लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू यू फॉर वेल्थ क्रिएशन? जी, सो नॉर्मली हम कहते हैं कि द टाइम फ्रेम इज डिसाइडेड बाय योर गोल्स, राइट? सो कुछ अपने गोल्स मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म होते हैं, कुछ मतलब वो 3 से 5 साल के होते हैं, या फिर कुछ होते हैं 7-8 साल के होते हैं, कुछ 10-15 साल के होते हैं, राइट? सो नॉर्मली द टाइम होराइजन इज डिसाइडेड बाय योर गोल्स। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इक्विटी मार्केट्स की बात करूं, तो मैं पर्सनली मैं 10 साल का होराइजन लेके चलता हूँ। ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने 10 साल पहले खरीदे हैं और अभी भी वो मेरे पोर्टफोलियो में है। क्योंकि आपको एक मतलब एक जैसे हम बोलते हैं, टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट? तो अगर हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, जैसे जो जो सब मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बताए, तो अगले 5 से 10 साल में हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, और जो एक $5 ट्रिलियन जीडीपी का जो एक क्लब है जिसमें 3 ही कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया शामिल होने वाला है अगले 5-6 सालों में, और फिर आगे चल के वो और भी ज्यादा हो सकता है, राइट? तो इससे अगर हमें बेनिफिट लेना है, तो ये जरूरी है कि एटलीस्ट हम एक 7-8 ईयर्स मिनिमम उस वो टाइम लिमिट लेके चलें, और तभी अपना वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ओके सर, एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड्स में जैसे वॉलेटिलिटी की आपने बात करी, तो म्यूचुअल फंड्स में अपने रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं? जी, तो एक तो देखिए, म्यूचुअल फंड खुद इतने डाइवर्सिफाइड होते हैं, वो हर पोर्टफोलियो में हर हर म्यूचुअल फंड स्कीम में अराउंड 50 to 60 स्टॉक्स होते हैं, और उसमें फंड मैनेजर ऐसा देख लेते हैं कि मतलब टिपिकल डाइवर्सिफाइड फंड में कि वो मार्केट कैप का भी बैलेंस रखते हैं और सेक्टोरल एक्सपोजर का भी बैलेंस रखते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक दो स्टॉक भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसका पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड इट्सेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, बट उसमें भी हम एक अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस रख सकते हैं। जैसे हमें अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड, इसमें एक तो एक्सपोजर होना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आज के एनवायरनमेंट में अपने पोर्टफोलियो में एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए 45 to 50% इक्विटी में हो सकता है, फिर 40% डेट में हो सकता है, और एक 10% गोल्ड में हो सकता है, राइट? ये तो एसेट एलोकेशन की बात हो गई। और फिर इक्विटी में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए। फिर जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है, मतलब मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड, उस तरह के फंड्स होने चाहिए जो ग्रोथ को भी एक्सपोजर रखते हैं और स्टेबिलिटी भी देते हैं। फिर मिड एंड स्मॉल कैप फंड भी होने चाहिए, और थोड़े सेक्टोरल थीमेटिक फंड भी होने चाहिए। वो तो हो गया इक्विटी एलोकेशन। फिर फिक्स्ड इनकम साइड में भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब आज के एनवायरनमेंट में जैसे लो ड्यूरेशन फंड हो गया, या बैलेंस या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, वैसे आप रख सकते हैं। और थोड़ा गोल्ड के लिए गोल्ड ईटीएफ रख सकते हैं। तो इस तरह से एक पोर्टफोलियो एलोकेशन होना जरूरी है। और उसमें भी जैसे मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेटर फंड मैनेज करता हूँ, जो जिसमें हम इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो और उसमें हम ऐसा हमने बैलेंस रखा है कि इक्विटी में 45%, फिक्स्ड इनकम में 45% और गोल्ड में 10%। तो वैसा आपको एक एलोकेशन सोच के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विनोद सर। हमने मेजरली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि जी काफ़ी सारे रेपिटेशंस थे। कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि भाई अगर 5,000 की एसआईपी करनी है या 1 लाख का लमसम करना है और 5 इयर्स 10 इयर्स के करने हैं, तो किस प्रकार की स्कीम्स में जाना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ कि आपके एडवाइजर्स ने, आपके पार्टनर्स ने, जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है, आप उनके पास अपना स्पेसिफिक आपका जो भी नीड है, एक बार उनके साथ डिस्कस करिए। उनके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, और उनके पीछे एनजे की रिसर्च टीम है, राइट? तो वो आपके हिसाब से आपकी नीड एनालिसिस करके आपको एक सही सजेशन दे पाएंगे कि किस तरह के स्कीम्स में और कितने टाइम के लिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो या आई गेस दैट वाज ऑल। जी, एंड मैं भी आपका मैसेज रिट्रेट करना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली एनजे जैसे पार्टनर्स के साथ आप जुड़े रहिए। और एक जो मतलब आइडियल पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है, वो
खुद करने से अच्छा है कि आप एक एडवाइजर के साथ रहिए, आपको सही एडवाइस मिलेगा और एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए मतलब देखिए बिहेवियरल जो हम बोलते हैं बायसेस इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ऐसा एक एडवाइजर बहुत ज़रूरी है कि जो जैसे पिछले साल मार्केट करेक्ट हुआ था और काफ़ी सारे लोग पैनिक हुए थे, तो जो आपको समझा सके कि क्यों उस टाइम पे इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मतलब एनजे इसमें बहुत माहिर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मैं रिकमेंड करूँगा कि उनके एडवाइस के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच विनोद सर, बहुत ही जी, अच्छा सेशन था, सबको थैंक बहुत यू। पसंद आया, बहुत सारा थैंक यू और अप्रिसिएशन मिला है अपने को जी, सेशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू and have a great weekend everybody, all the clients, all the investors, all the partners, thank you so much. थैंक यू, टेक केयर।